नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। पाकिस्तान में सैन्य ठिकाना चाहता है चीन। चीन ने पाकिस्तान में सैनिक ठिकाना बनाने की इच्छा जाहिर की है। इस बात से भारत के कान खड़े हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह ठिकाना वह उत्तरी पाकिस्तान से लगी अपनी सीमा के नजदीक बनाना चाहता है। इन ठिकानों से चीन अपने यहाँ जिनजियांग प्रांत में उठ रही स्वतंत्र इस्लामी राष्ट्र की मांग को कुचलना चाहता है। पाकिस्तानी अखबार के अनुसार उत्तरी कबायली इलाके में चीन अपना ठिकाना बनाकर अलकायदा से संपर्क वाले ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को दबाने की कोशिश में है। चीन कुछ महीने पहले साफ शब्दों में कह चुका है कि पाकिस्तानी कबायली इलाकों में बीते दशक से अलगाववादियों को ट्रेनिंग मिलती रही है। चीन से दोस्ती बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत पाकिस्तान का रुख क्या होगा, ये देखने योग्य है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने तर्क दिया है कि जिस प्रकार अमेरिका आतंकियों से निपटने के लिए पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, उसी तरह चीन को भी अपने यहाँ आतंक फैलाने वालों से निपटने के लिए जगह दी जाए। नाटो के खिलाफ शिकायत करेगा गद्दाफी परिवार। लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी का परिवार नाटो के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत ICC में युद्ध अपराध की शिकायत दर्ज कराने पर विचार कर रहा है। गद्दाफी परिवार के वकील ने बताया है कि कर्नल गद्दाफी की हत्या में नाटो की भूमिका की जांच के लिए शिकायत दर्ज कराई जाएगी। 69 वर्षीय गद्दाफी को उनके गृह नगर सिरते के पास बीते गुरुवार को गिरफ्तार कर हत्या कर दी गई थी, जिस पर विवाद है। सिरते छोड़ने की कोशिश कर रहे गद्दाफी के काफिले पर नाटो के लड़ाकू विमानों ने गोलीबारी की थी। गद्दाफी शासन के लिए काम कर चुके फ्रांस के वकील मार्केल सिकाल्दी ने कहा कि हेग स्थित ICC में यह शिकायत दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि नाटो द्वारा काफिले पर किए गए हमले का सीधा संबंध गद्दाफी की मौत से है। हालांकि ये बात साफ नहीं हुई है कि शिकायत कब दर्ज कराई जाएगी। चीन में खदान विस्फोट, 7 की मौत। मध्य चीन के हेनान प्रांत में एक कोयला खदान में हुए गैस विस्फोट में 7 खनिकों की मौत हो गई और 11 लापता बताए जा रहे हैं। प्रांतीय सुरक्षा कार्य से जुड़े एक प्रवक्ता ने बताया कि जियाओजू स्थित जियोलिशान कोयला खदान में गैस विस्फोट आधी रात के बाद हुआ। हादसे के वक्त वहां 18 खनिक काम कर रहे थे। प्रवक्ता ने बताया कि राहत एवं तलाश कार्य अभी जारी है। लादेन पर पाकिस्तानी आयोग का शीर्ष अधिकारियों से चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन की हत्या मामले की जांच कर रहे एक पाकिस्तानी आयोग ने बुधवार को इस मसले पर कुछ शीर्ष अधिकारियों की राय ली। आयोग ने गुप्तचर ब्यूरो के महानिदेशक आफ्ताब सुल्तान, डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण के अध्यक्ष अली अरशद हकीम और हाई कोर्ट के अधिवक्ता अहमद बिलाल सूफी की राय ली। आधिकारिक एजेंसी APP के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति जावेद इकबाल ने बुधवार को इस बैठक की अध्यक्षता की। आयोग की अगली बैठक 31 अक्टूबर को होगी। ओबामा ने दी दीपावली की शुभकामनाएं। व्हाइट हाउस में वर्ष 2009 में पहली बार दीपावली मनाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हिंदू, जैन, सिख और कुछ बौद्धों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। दीपावली के अवसर पर बुधवार को जारी बयान में ओबामा ने कहा कि आज अमेरिका और दुनिया भर में हिंदू, जैन, सिख और कुछ बौद्ध प्रकाश पर्व दिवाली की छुट्टी मनाएंगे। पिछले साल नवंबर में भारत यात्रा के दौरान दीपावली के अवसर पर ओबामा और उनकी पत्नी मुंबई में ही थे। ओबामा ने कहा कि बहुत से लोग छुट्टी वाले दिन दिए या लैंप जलाएंगे, जो अंधेरे और अज्ञानता पर रोशनी की विजय का प्रतीक है। पिछले साल भारत यात्रा के दौरान उन्होंने और मिशेल ने दीपावली की खुशियों में हिस्सा लिया था। पेशावर में विस्फोट से 13 घायल। पाकिस्तान के पेशावर शहर के एक भीड़ भरे बाजार में बम विस्फोट से 13 लोग घायल हो गए। विस्फोटक सामग्री एक घी के टीन में रखकर रामपुरा बाजार में एक किराने की दुकान के पास छोड़ दी गई। अधिकारियों ने बताया कि घायलों में से 2 की हालत गंभीर है। विस्फोट में कई दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बम निरोधक दस्ते के प्रमुख शफाकत मलिक का कहना है कि इस इम्प्रोवाइज्ड बम में 3 किलोग्राम विस्फोट था। एक दिन पहले ही पेशावर की सीमा पर फकीर किली बाजार में हुए विस्फोट में 5 बच्चों और एक महिला समेत 12 लोग घायल हो गए थे। फ्रांस दुनिया का चौथा हथियार निर्यातक देश। वर्ष 2010 में फ्रांस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश रहा। उसे कुल 5.12 अरब यूरो यानी 7.12 अरब डॉलर के हथियारों के लिए ठेका मिला। अमेरिका बीते वर्ष में भी सबसे अधिक हथियार निर्यात करने वाला देश रहा।
फ्रांस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2009 में 8.16 अरब यूरो के हथियार बेचे गए थे, जिसकी तुलना में वर्ष 2010 की राशि 37% कम है। वर्ष 2001 से 2010 के बीच अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस और इजराइल का दुनिया के 90% हथियार बाजार पर कब्जा रहा। अमेरिका अब भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। दुनिया के कुल हथियार कारोबार में उसका हिस्सा 53.7% है, जबकि फ्रांस की हिस्सेदारी केवल 6% है। तुर्की भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 481 हुई। तुर्की में रविवार को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर बुधवार को 481 तक पहुंच गई है। समाचार के अनुसार तुर्की के आपदा एवं आपातकालीन प्रशासन AFAD ने बताया कि पिछले रविवार को आए 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 1600 से अधिक लोग घायल हुए हैं। AFAD ने कहा कि भूकंप के बाद बेघर हुए लोगों के बीच 18,000 टेंट, 95 अस्थायी शौचालय, 60 झुग्गियां, 36 रसोई घर की व्यवस्था की गई है। प्रभावित लोगों के बीच 84,000 कंबल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। विभाग ने बताया कि बुधवार को मलबे से एक 25 वर्षीय स्कूल शिक्षक का शव बरामद किया गया। आपदा विभाग के मुताबिक लगभग 80 बहुमंजिला इमारत नष्ट हो गई हैं और मलबे से लोगों के शवों को निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। ट्राई वैली पर भारतीय राजदूत का पत्र विचाराधीन। अमेरिका में नियुक्त भारत की राजदूत निरुपमा राव ने ट्राई वैली यूनिवर्सिटी द्वारा भारतीय छात्र के साथ किए गए छल पर अपनी चिंता जताते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री हिलैरी क्लिंटन को जो पत्र लिखा था उसकी समीक्षा की जा रही है और जल्द ही इसका जवाब मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया न्यूलैंड ने अपने रोजाना के संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह लोग पत्र पर समीक्षा कर रहे हैं और इसका जवाब देने का इरादा रखते हैं। उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर तक ट्राई वैली यूनिवर्सिटी के 1,500 छात्रों में से 435 को अन्य विश्वविद्यालयों में ट्रांसफर की मंजूरी दे दी गई है। विक्टोरिया ने बताया कि शेष मामलों में कोशिश जारी है। उन्होंने स्वीकार किया है कि यह एक अत्यधिक भयानक वीजा फर्जीवाड़ा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय ने कई छात्रों का दाखिला लिया और बाद में यह एक फर्जी शैक्षणिक संस्थान निकला। उन्होंने बताया कि इसके चलते संघीय अधिकारियों ने ट्राई वैली यूनिवर्सिटी को 11 जनवरी को बंद कर दिया। अरबपतियों की सूची में मुकेश टॉप पर। पेट्रोलियम रिफाइनरी से लेकर खुरदरा कारोबार करने वाले रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी ने सबसे अमीर भारतीय होने की अपनी पहचान बरकरार रखी है। फोर्ब्स की भारतीय अमीरों की सालाना सूची के अनुसार बड़े अंबानी की कुल परिसंपत्तियां 22.6 अरब डॉलर की हैं। खास बात यह है कि पिछले एक साल में मुकेश की परिसंपत्तियों में 4.4 अरब डॉलर की गिरावट आई है। उसके बावजूद भी वो टॉप पर बने हुए हैं। विश्व के अमीर भारतीयों की सूची में मुकेश के बाद इस्पात क्षेत्र के अग्रणी उद्यमी आर्सेलर मित्तल के लक्ष्मी निवास मित्तल दूसरे नंबर पर रहे, जबकि IT कंपनी विप्रो के अजीम प्रेमजी तीसरे पायदान पर रहे। मित्तल की कुल परिसंपत्तियां 19.2 अरब डॉलर की हैं, जबकि प्रेमजी की परिसंपत्तियां 13 अरब डॉलर की आंकी गई हैं। चीन ने पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। चीनी कार निर्माता BYD ने अपनी इलेक्ट्रिक कार बाजार में उतार दी है। इस कंपनी में प्रसिद्ध अमेरिकी निवेश वॉरेन बफे का धन लगा है। बुधवार को BYD E6 को दक्षिणी शहर शेनजिन में लॉन्च किया गया। यहीं पर यह कंपनी स्थित है। इसे 3 लाख युवान में बेचा जाएगा। 5 सीटों वाली इस कार में 75 किलोवाट की मोटर और एक लोहे की बैटरी लगी है। ये कार एक बार चार्ज किए जाने के बाद करीब 300 किलोमीटर चलेगी। कार को पूरी तरह से चार्ज करने में 40 मिनट का समय लगेगा। कंपनी ने कहा कि यह कार 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेगी। कंपनी के उप निदेशक लियान यूबो ने कहा कि E6 ईंधन खर्च में 75% की बचत करेगी। अमेरिका में नए मकानों की बिक्री बढ़ी। पिछले महीने अमेरिका में नए मकानों की बिक्री में 5.7% की वार्षिक वृद्धि और इस तरह वार्षिक बिक्री की दर 3,13,000 हो गई है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के मुताबिक लगातार 4 महीनों में गिरावट के बाद यह वृद्धि आई है। इस कारण वार्षिक बिक्री की दर अप्रैल में 3,16,000 घरों की बिक्री दर के करीब पहुंच गया। यद्यपि एक स्वास्थ्य आवास बाजार के लिए जरूरी आंकड़ों के हिसाब से यह दर अब भी काफी कम है। जानकारों के मुताबिक एक स्वास्थ्य आवास बाजार के लिए घरों की वार्षिक बिक्री की दर 7 लाख होनी चाहिए। सितंबर में एक नए घर की औसत बिक्री की कीमत 3.1% गिरकर
$2,04,400 आ गई है, जो वर्ष 2010 के बाद से सबसे कम है। हालांकि अगस्त में आई 8.7% की गिरावट की तुलना में यह स्थिति बेहतर है। रोमेटी होंगी आईबीएम की पहली महिला सीईओ। आईबीएम के बिक्री, विपणन व राजनीति विभाग की प्रमुख वर्जीनिया रोमेटी 1 जनवरी को मुख्य कार्यकारी की जगह लेंगे। इस तरह वह प्रमुख अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी की पहली महिला प्रमुख होंगी। आईबीएम ने कल कहा कि रोमेटी फिलहाल आईबीएम की वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और वह 1 जनवरी को मौजूदा अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी सैमुअल पामिसानो से कार्यभार ग्रहण करेंगी। पामिसानो निदेशक मंडल के अध्यक्ष बने रहेंगे। आईबीएम ने कहा कि रोमेटी को आईबीएम के निदेशक बोर्ड में भी चुना गया है। रोमेटी बिग ब्लू के नाम से मशहूर इस 100 साल पुरानी कंपनी की 9वीं मुख्य कार्यकारी होंगी और शीर्ष पद ग्रहण करने वाली पहली महिला होंगी। और अब आज के मौसम की जानकारी। बृहस्पतिवार की सुबह आसमान में धूप रहेगी व तापमान रहेगा -1 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय भी आसमान में धूप रहेगी व तापमान रहेगा 6 डिग्री सेल्सियस। शाम के समय आसमान साफ रहेगा व तापमान रहेगा -1 डिग्री सेल्सियस। वहीं रात भर भी आसमान साफ और तापमान रहेगा -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।